सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी मेरे भाई। जी जी जी। अगर हम प्राइस इंक्रीज, देखिए क्वेश्चन 24 में कह रहा है इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, इसको अंडरलाइन कीजिए। इसका मतलब है हमारे लिए लाजिम हो गया कि अब हमने डायग्राम जरूर बनानी है। फिर कह रहे हैं हाउ न्यू इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस ऑफ ए गुड इज अचीव्ड व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस। अच्छा एक चीज ध्यान में रखें, उसने ये नहीं कहा कि व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड चेंजेस। अगर वो कहता ना इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड चेंजेस, तो फिर हमारी मर्जी होती, चाहे हम इंक्रीज का दिखा देते इफेक्ट या डिक्रीज का दिखा देते। लेकिन यहां पे उसने लिखा है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस। इसका मतलब अब उसने स्पेसिफाई कर दिया कि प्राइस इंक्रीज हो रही है, हम भी इंक्रीज का इफेक्ट दिखाएंगे, डिक्रीज का दिखाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब देखें पहले तो ज़बानी कलामी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कहता है कि जी कैसे न्यू प्राइस अचीव होगी व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस। अब सब्स्टिट्यूट गुड है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्शन नहीं है, सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन नहीं, सब्स्टिट्यूट गुड है, ठीक है, यानी जो इकट्ठी हो सकती है, इकट्ठी जो अल्टरनेट होती है, या हम एक कंज्यूम करते हैं या दूसरी कंज्यूम करते हैं। सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट में यही फर्क है ना, कम्प्लीमेंट गुड्स इकट्ठे कंज्यूम होती है, सब्स्टिट्यूट गुड में एक कंज्यूम होगी तो दूसरी कंज्यूम नहीं होगी। क्लासिक एग्जांपल क्या है सब्स्टिट्यूट गुड की, कोक और पेप्सी। अगर सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस इंक्रीज होती है तो हमारी जो उस गुड की डिमांड कम हो जाएगी, हमारी सब्स्टिट्यूट गुड अपोजिट मूव करती है, हमारी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी मेन गुड की। मतलब राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज हो तो राइटवर्ड शिफ्ट है, इसका मतलब है हमने राइटवर्ड शिफ्ट शो करवाना है इसको। देखिए ये सिर्फ उसने सब्स्टिट्यूट गुड मुझे बताइए डिमांड का डिटर्मिनेंट है, सप्लाई का डिटर्मिनेंट है या दोनों का है। तो इसका मतलब है हमने सिर्फ डिमांड को चेंज करना है, सप्लाई को नहीं छेड़ना, ठीक है जी। इसी तरह अगर वो कहता जी कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज कर दिया गवर्नमेंट ने तो फिर वो सप्लाई का डिटर्मिनेंट है, उस सूरत में फिर इफेक्ट किसके ऊपर आता, सप्लाई के ऊपर आता। क्लियर हो गया क्वेश्चन जी। और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं, सब कुछ समझ आ गया। चलिए अच्छा फिर ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं डायग्राम्स की। मैंने तो कल आपके सामने डायग्राम बनाई थी, तो इससे ये तो समझ आ गई हमें कि मुझे डायग्राम बनानी आती है, लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा आपको डायग्राम बनानी आती है कि नहीं। हाँ अब सुने, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 25 है, आपके पास 3 मिनट है। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, इकोनॉमिक्स की जो सबसे मुश्किल डायग्राम है, इकोनॉमिक्स की सबसे मुश्किल डायग्राम जो है उसे बनाने में 4.5 मिनट लगते हैं एवरेज स्टूडेंट को। सबसे मुश्किल डायग्राम बनाने में कितना टाइम लगता है, 4.5, और किसको, एवरेज स्टूडेंट को, ठीक है। और इसका मतलब है जो आसान डायग्राम्स है वो तो बाज़ औक़ात 30 सेकंड 45 1 मिनट में बन जाती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जल्दी काम ना करें, तसल्ली से सुकून से डायग्राम बनाएं, क्योंकि जल्दी डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, सही डायग्राम बनाना जरूरी है। इसलिए आपको खुला टाइम दे रहा हूं, 2 डायग्राम है, पूरे 5 मिनट है आपके पास, तसल्ली से दोनों डायग्राम बनाएं क्वेश्चन नंबर 25 के केस में, ठीक है। 25 आपके पास 5 मिनट है जी। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ए में कह रहा है कि हाउ वुड द डिमांड फॉर आर्टिकल ए चेंज व्हेन द प्राइस ऑफ आर्टिकल बी गोज अप व्हेन ए एंड बी आर कंप्लीमेंट्स। ए और बी दोनों कंप्लीमेंट्स है, वो कह रहा बताइए कि अगर प्राइस आर्टिकल बी की प्राइस ऊपर जाती है तो क्या फर्क पड़ेगा डिमांड फॉर ए पे। हमारी मेन गुड, इसका मतलब क्या है, ए डिमांड मेन गुड, जिसका हमने पहले इक्विलिब्रियम बना दिया। इक्विलिब्रियम के बाद अब ए और बी कंप्लीमेंट है, और जो बी है इसकी प्राइस अप गई। अब मैंने पहले सोच लूं डायग्राम बनाने से पहले कि इक्विलिब्रियम पे फर्क क्या पड़ेगा, बी की प्राइस अप गई
इसका मतलब है बी की अपनी डिमांड कम हो जाएगी। अब ए कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट जो है वो इकट्ठे मूव होती है, तो हमारी मेन गुड की डिमांड भी कम हो जाएगी। इसका मतलब है जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, ये कंप्लीमेंट है तो डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम बनाने के बाद जो मेरा नया डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा वो डायग्राम बनानी है। अब मैं चेक करता हूं कि आपने डायग्राम कैसी बनाई है। दिखाइए, ए की दिखाइए पहले डायग्राम। अच्छा, इन्होंने पहली गलती की क्या कि क्वेश्चन में उसने ए और बी लिखा हुआ है अलग-अलग, इन्होंने डायग्राम तो बना दी, ए और बी मेंशन नहीं किया। तो जब कभी डायग्राम बनाएं ऊपर उसके लिख दे ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए है या क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी है। ठीक है, हमेशा ये लिख दिया कीजिए, तो इसमें ऊपर ए लिख दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी गलती देखें इन्होंने क्या की कि सप्लाई कर्व ठीक बनाया, डिमांड कर्व में जो नाम लिखा है वो एंड पे लिखने के बजाय कर्व के स्टार्ट में लिख दिया। हालांकि आपको पता है जब हम डिमांड कर्व बनाते हैं एंड में, ये होती है लेबलिंग की गलतियां जिसे आई कैप आइडेंटिफाई करता है एग्जामिनर कमेंट्स में। ठीक है, बाकी आपने लेफ्टवर्ड शिफ्ट करवाया है और उसके बाद क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गई और प्राइस भी डिक्रीज हो गई, ये बिल्कुल ठीक है, शाबाश। बाकी की डायग्राम ठीक है जी। आप दिखाइए मुझे, आप दिखाइए क्या अपना आपने ए में इक्विलिब्रियम, बिल्कुल ठीक। अब देखें इन्होंने क्या किया, नंबरिंग भी शो करवाई। क्या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे नंबरिंग शो करवाना जरूरी है? नहीं है। देखिए नंबरिंग जो चीज जिससे फर्क ही कोई नहीं पड़ता, अगर आप वो एग्जामिनर को प्रेजेंट करेंगे तो आपका अपना टाइम जाया होगा। अब देखिए इतनी देर में आधी से ज्यादा क्लास ने दोनों डायग्राम बना ली, लेकिन अभी इनकी पहली डायग्राम कंप्लीट हुई है, ये फर्क पड़ता है फिर, और उस चीज के लिए जो कि जरूरी ही नहीं थी। ठीक है, बाकी आपका कंसेप्ट ठीक है, आपने उसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट करवाया है और शो करवा दिया आपने कि प्राइस डिक्रीज हो रही है और क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। जी मेरे भाई आप दिखाइए, ए लेफ्टवर्ड शिफ्ट ठीक है। अच्छा, अब देखें प्रेजेंटेशन की इंप्रूवमेंट के लिए आपको दिखा रहा हूं, यहां पे उन्होंने ओरिजिनल प्राइस मेंशन कर दी और नीचे न्यू प्राइस P1। बेहतर था, है परफेक्ट डायग्राम, इशू कोई नहीं है, इंप्रूवमेंट के लिए एक रिकमेंडेशन दे रहा हूं, आप एरो के साथ शो कर देते कि ये प्राइस डाउनवर्ड जा रही है, इफेक्ट क्लियर हो जाता। एरो के जरिए से शो कर देते क्वांटिटी कम हो रही है, क्लियर सर। बाकी परफेक्ट है आपकी डायग्राम। हाँ, एक गलती की, क्या? लेबलिंग की, जो आई कि आप अपने एग्जामिनर कमेंट्स में सबसे ज्यादा एरर आइडेंटिफाई कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के पेपर में, आपने सप्लाई कर्व के आगे लिखा ही नहीं है सप्लाई कर्व है। देखिए मैं एग्जामिनर होता मैं इसका आधा नंबर काट लेता जी। और कोई स्टूडेंट कंप्लीट किया जाना जी, दिखाइए। डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, बिल्कुल ठीक है। अब देखें आपने एक्स एक्सिस पे सिर्फ इतना लिखा है क्वांटिटी डिमांडेड, हालांकि एक्स एक्सिस पे चूंकि डायग्राम में डिमांड कर्व भी है सप्लाई कर्व भी है, तो एक्स एक्सिस पे आना चाहिए क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, डायग्राम ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम टेक्निकल काम सही कर रहे हैं, लेकिन ये लेबलिंग जो है ना, यहां से हम नंबर फिर कम आ जाते हैं। तो जब हम मुश्किल वाला काम कर रहे हैं तो आसान काम का भी हमने ध्यान रखना है, वो भी करें। जी मेरे भाई दिखाइए। डिमांड कर्व ठीक है, ये सप्लाई प्राइस परफेक्ट है, शाबाश परफेक्ट। जी आप दिखाइए। सप्लाई कर्व है, डिमांड कर्व, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम आ गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट परफेक्ट है, शाबाश। अब देखिए बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है हाउ वुड, ये तो आपको पता चल गया आपके लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा, प्राइस और क्वांटिटी दोनों डिक्रीज होंगे। अब आते हैं बी की तरफ, कहता है अगर दोनों सब्स्टिट्यूट है, अगर दोनों सब्स्टिट्यूट है और बी की प्राइस है। अब देखिए उसने हमसे इफेक्ट किस पे पूछा है, एक इसको हमारी मेन गुड क्या हुई और बी है हमारी सब्स्टिट्यूट। अब बी की प्राइस इंक्रीज हुई तो बी की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, और ए सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट अपोजिट मूव करती है, इसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट है कि राइटवर्ड शिफ्ट है, राइटवर्ड शिफ्ट है। ठीक है, इसका मतलब है हम ओरिजिनल इक्विलिब्रियम बनाएंगे और डिमांड कर्व को क्या करेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट बनाएंगे। अब दिखाइए, और जो स्टूडेंट डायग्राम में एक दफा दिखा चुके हैं वो दोबारा ना दिखाएं, जिन स्टूडेंट्स ने अभी नहीं दिखाया वो दिखाएं।
डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट। आप E1 कर दीजिए, न्यू इक्विलिब्रियम को E1 कर दीजिए, बाकी बेहतरीन है डायग्राम। जी मेरे भाई आप दिखाइए। सप्लाई का ओरिजिनल इक्विलिब्रियम आपने शो करवा दिया, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। अब देखिए गलती कर दी आपने, यहां पे आप Q0 से Q1 की तरफ जा रहे हैं, तो एरो की डायरेक्शन Q0 से Q1 की तरफ होनी चाहिए या Q1 से Q0 की तरफ। वो डायग्राम देख के लग रहा है क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, आपका एरो कह रहा है नहीं डिक्रीज हो रही है, तो एरो की डायरेक्शन सही कर लें, बाकी ठीक है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन इनका ध्यान रखना जरूरी होता है। अब आपने वही ए और बी मेंशन नहीं किया, ये कौन सा बी, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो नीचे वाली डायग्राम है वो बी है। E0 E1 बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट सही है। जी मेरे भाई दिखाइएगा। बी वाली ऊपर वाली है, ओरिजिनल डायग्राम बनाई। अब ये देखें, इसमें दोनों, जो नया डिमांड कर्व है उसका नाम भी आपने डी रखा, पुराने डिमांड कर्व का नाम भी डी रखा, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि डिमांड इंक्रीज हो रही है राइटवर्ड के लेफ्टवर्ड हो रही है। देखिए अगर आप खुद सोचें, अगर दो डिमांड कर्व आपने ड्रॉ किए, दोनों का नाम डी रख दिया, तो मैं एग्जामिनर मुझे कैसे पता चलेगा पुराने वाला कौन सा था और चेंज होके नए वाला कौन सा है। ठीक है, तो एग्जामिनर यहाँ पे आपको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देता, वो कहेगा गलत डायग्राम, तो यहाँ पे मेंशन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं अब आपको करेक्शन कर देता हूँ। नॉट D1 ओरिजिनल इक्विलिब्रियम आ गया, उसके बाद E1 है, परफेक्ट है डायग्राम, बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। ये बिल्कुल शाबाश। हाँ, एक छोटी सी सजेशन आपके लिए है, आपने अब देखें राइटवर्ड शिफ्ट जरूर किया है। हमारी डायग्राम की प्रेजेंटेशन देखें, डायग्राम टेक्निकली करेक्ट होनी चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। अब देखें बाज़ औक़ात टेक्निकली करेक्ट होना वैसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाए तो क्या ही बात है। अब देखिएगा डायग्राम टेक्निकली करेक्ट है लेकिन प्रेजेंटेशन में मसला है। मुझे, मैं एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं जल्दी जल्दी ताकि डायग्राम बना लूं, आपने ये एब्रीविएशन यूज नहीं करने, टीचर की हर बात को फॉलो नहीं करना होता। क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, सप्लाई डिमांड, इसके बाद ये आ गया हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। अब हमारी जैसे ये एग्जांपल है, इसमें डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अब मैं देखे राइटवर्ड शिफ्ट करने लगा हूं, टेक्निकली करेक्ट, गलत नहीं है। मैं अगर एग्जामिनर होऊंगा मैं इसको पूरे नंबर दूंगा, कंसेप्ट, लेकिन देखे इतना क्लोज कर दिया, देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अभी तो ये सिंपल डायग्राम है, बाद में कोई ऐसी डायग्राम आएगी जिसमें 2-3 कर्व और हुए, वो तो डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो कोशिश कीजिए कि डायग्राम जब बनाएं तो रीजनेबल स्पेस दीजिए लाइनों के दरमियान में, तो हमारे पास जो रीजनेबल स्पेस प्रोबेबली ये होगी। अब देखिए क्लियरली नजर आ रहा है कि कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो इन्होंने भी यही किया, डायग्राम टेक्निकली करेक्ट है लेकिन थोड़ा आप डिस्टेंस अगर ज्यादा दें तो बेहतर है, डायग्राम खुली खुली हो तो अच्छी लगती है। जी चलिए ये काफी हो गया, चलिए एक चेकिंग और कर लेते हैं। राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, बेहतरीन, लेकिन आपने भी एक्स एक्सिस पे सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड लिखा है, क्वांटिटी सप्लाइड नहीं लिखा। देखिए आपकी डायग्राम में कर्व दोनों बन रहे हैं ना, डिमांड कर्व भी और सप्लाई कर्व भी, तो आपको एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड दोनों लिखने चाहिए। ठीक है, तो हमने जहां टेक्निकली कंसेप्ट्स जो है वो लेके चलने हैं, वहां पे छोटे इजी मार्क्स को लूज नहीं करना कि मुश्किल क्वेश्चन कर लें और इजी क्वेश्चन जो है वो हम छोड़ाएं या उन पे मार्क्स हमारे डिडक्ट हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। जी तो ये हमारी थी डायग्राम। अब एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। ये आपके समझ लीजिए आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, अगर कभी आपको लगे कि आपको चैप्टर याद हो गया है और आप इसकी रिवीजन करना चाहते हैं, कंसेप्चुअल रिवीजन, रटे वाली नहीं, रटे वाली रिवीजन के लिए तो आपको डिमांड के डिटरमिनेंट्स वो ज़हन में लेके आने पड़ेंगे, प्राइस के सप्लाई के डिटरमिनेंट्स ज़हन में लेके आने पड़ेंगे।
कंसेप्चुअली अगर रिवीजन करना चाहें तो ये क्वेश्चन 27 कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, कह रहा है बिलो इज द लिस्ट ऑफ फैक्टर्स विच में इफेक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम, फिल द टेबल शोइंग एप्रोप्रिएट इफेक्ट ऑफ द फैक्टर ऑन मार्केट। कह रहे नीचे मार्केट इक्विलिब्रियम में और ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हो सकता है मार्केट को इफेक्ट करे, इसको फिल करना है टेबल को। यानी हमने बताना है पहले कि ये फैक्टर जो है ये डिमांड को इफेक्ट कर रहा है या सप्लाई को कर रहा है। अगर तो ये फैक्टर डिमांड के डिटर्मिनेंट्स में से है तो डिमांड कर्व को इफेक्ट करेगा, सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स में से है तो सप्लाई को इफेक्ट करेगा। फिर बताना है शिफ्ट लेफ्टवर्ड है कि राइटवर्ड है, वो बताना है। यहां पे फिर बताता चलो, कुछ लोग दूसरी अल्टरनेट टर्म यूज करते हैं, शिफ्ट राइटवर्ड को शिफ्ट आउटवर्ड भी कहते हैं, शिफ्ट अपवर्ड भी कहते हैं, शिफ्ट लेफ्टवर्ड को शिफ्ट डाउनवर्ड भी कहते हैं, शिफ्ट इनवर्ड भी कहते हैं। अगर वो इस तरह का टर्म आपके सामने कोई यूज करे, आपने उसकी बात को समझ आना क्या कह रहा है, लेकिन खुद आपने हमेशा कौन सी टर्म यूज करनी है, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। फिर कह रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज, इक्विलिब्रियम आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा। पहला फैक्टर पढ़ते हैं, यू आर एनालाइजिंग मार्केट ऑफ मार्जरीन एंड प्राइस ऑफ बटर इंक्रीजेस। अब इसमें थोड़ा सा आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी टेस्ट कर रहा है, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। बताइए मार्जरीन और बटर इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है, सब्स्टिट्यूट गुड है ना ये, और ये कंजम्पशन में है कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्शन के, सब्स्टिट्यूट है, सिंपल कंजम्पशन, सब्स्टिट्यूट में प्रोडक्शन तो नहीं है ना, चले सब्स्टिट्यूट है। अब बताइए सब्स्टिट्यूट, हमारी मेन प्रोडक्ट है मार्जरीन और बटर की प्राइस इंक्रीज हो गई, तो बताइए मार्जरीन की डिमांड पे या सप्लाई पे क्या, डिमांड पे फर्क पड़ेगा, सप्लाई पे, डिमांड का डिटरमिनेंट, तो अगर लिखे डिमांड। अब बटर की प्राइस इंक्रीज हुई, उसकी अपनी डिमांड और हमारी मेन गुड की, तो डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हुई, क्या हुई, राइटवर्ड शिफ्ट हुई। अब आपने अपने या तो साइड पे छोटी सी डायग्राम बना लें, ये 10 सेकंड में बन जाती है, या अपने माइंड में इक्विलिब्रियम ले आए कि मार्केट इक्विलिब्रियम में है, डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हुई है, नया इक्विलिब्रियम आया, इधर से क्वांटिटी बढ़ेगी, इधर से प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, चाहे अपने माइंड में डायग्राम बना लें, चाहे यहां साइड पे छोटी सी डायग्राम बना लें, वो आपकी मर्जी है। स्टार्ट में मैं रिकमेंड करता हूं साइड पे डायग्राम बना लिया करें, जब आप 20-25 डायग्राम बना चुके फिर आपके माइंड में डायग्राम बना सकते हैं, वरना शुरू में एक स्टेप स्किप कर देना थोड़ा रिस्की हो सकता है। ये समझ आ गया कैसे फिल करना है, आगे चलें। इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन प्रोडक्ट। अब इनडायरेक्ट टैक्स बताइए डिमांड का डिटरमिनेंट है कि सप्लाई का, किसको इफेक्ट करेगा, सप्लाई को इफेक्ट करेगा। लिखिए आगे कॉलम में सप्लाई, शिफ्ट लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, लेफ्ट, इनडायरेक्ट टैक्स से सप्लाई कम हो जाती है, लेफ्टवर्ड, आगे लिखे लेफ्टवर्ड। अब सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, आगे इफेक्ट क्या है, मैं माइंड में बना रहा हूं, रीजन इक्विलिब्रियम सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, मुझे लग रहा है कि क्वांटिटी डिक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगी, आपको भी यही लग रहा है, तो लिख दीजिए। इक्विलिब्रियम आउटपुट से मुराद इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, आउटपुट कह लें, प्रोडक्शन कह लें, क्वांटिटी कह लें, वो एक ही बात है। भी समझ आ रहा है आपको कंसेप्ट, आगे चलते हैं। यू आर एनालाइजिंग मार्केट ऑफ बीफ एंड प्राइस ऑफ लेदर इंक्रीजेस। अब बताइए ये दोनों प्रोडक्ट्स कौन सी है, कंप्लीमेंट, सिंपल कंप्लीमेंट या कंप्लीमेंट इन प्रोडक्शन, शाबाश, कंप्लीमेंट इन प्रोडक्शन। अब अगर लेदर की प्राइस इंक्रीज हुई तो कंप्लीमेंट प्रोडक्शन का रूल क्या है, उसकी भी इंक्रीज होगी, ठीक है, बीफ की भी इंक्रीज। अच्छा ये सप्लाई को इफेक्ट करेगा कि डिमांड को, सप्लाई को, तो पहले लिखे इफेक्ट सप्लाई, सप्लाई पे इफेक्ट आ गया। अब इसके बाद सप्लाई पे इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, अच्छा मैं मिक्स, अब मुझे बता दे बढ़ रही है सप्लाई के कम हो रही है, हाँ बढ़ रही है, तो राइटवर्ड शिफ्ट, सप्लाई में राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। अब देखिए मैं देख लूं इफेक्ट क्या होगा,
रीजनल डायग्राम, सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट, क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस कम हो रही है, मुझे तो ये लग रहा है, आपका क्या ख्याल है? तो लिख ले फिर जी, ठीक है ना। सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है ना, राइटवर्ड शिफ्ट होगी तो नया इक्विलिब्रियम जो पॉइंट आएगा उस पे क्वांटिटी हायर होगी, प्राइस लोअर होगी। कुछ समझ आती है? आगे चलते हैं। सब्सिडीज ग्रांटेड ऑन प्रोड्यूसिंग यूनिट्स मोर देन ए सर्टेन लेवल। बात गवर्नमेंट कहती है कि जिससे ज्यादा प्रोड्यूस करें तो हम आपको सब्सिडी देंगे। सब्सिडी दी, बताइए डिमांड को अफेक्ट करेगा कि सप्लाई को? क्योंकि सप्लाई के डिटरमिनेंट में पड़ा, डिमांड के डिटरमिनेंट में थोड़ा ही पड़ा सब्सिडी, सप्लाई के, तो ये सप्लाई को अफेक्ट करेगा। अच्छा, सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होगी, सॉरी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट लिखे, फिर सप्लाई है राइटवर्ड शिफ्ट है, और राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो फिर क्या होगा? प्राइस डिक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज। जी समझ आ गया कैसे इसको हमने करना? अच्छा, एंड पे एक क्वेश्चन देखिए, सब्जेक्ट जो है ना इकोनॉमिक सीए की जो क्वालिफिकेशन है इसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको याद होगा पहले क्लास में भी ये बात जिक्र हुआ था कि सम टाइम ऐसा होता है कि अगर कोई ऐसा बंदा जो हमारी फील्ड का नहीं है तो उसको अपनी फील्ड के मुताबिक वो सही काम कर रहा होगा, लेकिन हमारी आईकैप की रिक्वायरमेंट्स कुछ डिफरेंट होती है। अगर आप फॉर एग्जांपल अपने किसी ऐसे दोस्त से पूछें कोई कंसेप्ट जो बीकॉम में है और इकोनॉमिक्स वहाँ पे भी पढ़ाई जाती है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, अब आप उससे पूछें कि जी लॉ ऑफ डिमांड में या डिटर्मिनेंट्स जो हैं ये इनको कैसे एक्सप्लेन करना है, तो वो आपको हो सकता है अपने तरीकाकार के मुताबिक कुछ और बताए। अच्छा, गलत वो नहीं होगा क्योंकि उसकी बॉडी, जिस बॉडी का वो स्टूडेंट है उसके मुताबिक, उन्हीं असूलों के मुताबिक प्रेजेंट किया जाता है और मार्किंग की जाती है। लेकिन हमारा सीए का असूल फर्क है। हमारा असूल ये होता है कि आईकैप ने बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं पूछना, 2-2, 3-3 नंबर के छोटे क्वेश्चन पूछने हैं, और कंसेप्ट के ऊपर फोकस करता है, कंसेप्ट जाके पूछता है आईकैप, ठीक है। तो उसके लिए एक स्टूडेंट को एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर हमने इकोनॉमिक्स में याद कितना करना। पहली चीज याद रखे कि हमने कंसेप्ट बिल्ड करना है, रट्टे की तरफ नहीं जाना। कंसेप्ट, अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है, आपका रट्टा जो आपने फॉर एग्जांपल 100 पेजेस का लगाना था, कंसेप्ट स्ट्रांग है, वो 100 के बजाय 5 पेजेस का बन जाता है, रट्टा फिर भी लगाना पड़ता है। रट्टा इतनी बुरी चीज नहीं होती, ठीक है, तो लेकिन वो मिनिमम हो जाता है अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है। जैसे आपको डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, अगर तो कंसेप्ट स्ट्रांग है, आपने सिर्फ डिमांड के डिटर्मिनेंट्स की हेडिंग याद करनी है, हेडिंग को आप खुद ही इंक्रीज डिक्रीज करके एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? हेडिंग भी रटनी पड़ेगी, उसके नीचे जो लाइनें पड़ी हैं वो भी रटनी पड़ेगी, आपकी जिंदगी अजाब हो जाएगी। याद रखें, रट्टा लगाना मुश्किल काम होता है, इसीलिए कोशिश करनी है हमने जितना काम कंसेप्ट क्लैरिटी से हो जाए वो बेहतर है, रट्टा कम से कम लगाएं। तो अब आपने क्या करना है इस चैप्टर में, आपने कितना, क्या हर एक चीज का रट्टा लगाना है आपने? बिल्कुल भी नहीं। इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज का आपने रट्टा लगाना होगा? आपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का रट्टा लगाना है, डिटर्मिनेंट्स, इन शॉर्ट बता देना पूरी इकोनॉमिक्स का रूल, सिर्फ हेडिंग्स का रट्टा लगाएं। एक्सप्लेनेशन जो नीचे है वो आप कंसेप्ट बिल्ड करना है और खुद से करनी है। इससे ज्यादा अगर रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो आप, सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, आप उसको खुद मुश्किल बना रहे हैं। तो हमने क्या इकोनॉमिक्स में रट्टा लगाना है? इसका जवाब है यस, रट्टा लगाना है, लेकिन मिनिमम क्या क्या मतलब है? सिर्फ हेडिंग्स, आगे एक्सप्लेनेशन हमने कंसेप्ट की बेस पे लिखनी है। और देखिए हेडिंग में 3-4 अल्फाज ही होते हैं, एक्सप्लेनेशन में जो है वो आगे हो सकता है 50-60 लफ्ज हो। तो ये बात समझ आ गई आपने? सारी के सारी चीज को रट्टा लगाने की कोशिश ना करें, ठीक है, सिर्फ हेडिंग पकड़े, कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, आप इंशाल्लाह खुद उसको कर सकते हैं अटेम्प्ट। क्या लाजमी है कि जिन अल्फाज में बुक्स में लिखा हुआ है वही वर्ड्स यूज करें? नहीं, वही वर्ड्स यूज नहीं करना, डिफरेंट वर्ड्स हो सकते। भाई आईकैप क्वेश्चन वैसे पूछ रहा है जैसे किताब में लिखा हुआ है। जब आईकैप अपने क्वेश्चन के अल्फाज बदल सकता है तो हम अपने सोल्यूशन के अल्फाज क्यों नहीं बदल सकते? लेकिन आईकैप की जिम्मेदारी है क्या? अल्फाज बदले क्वेश्चन के, कंसेप्ट वही पूछे जो किताब में है। तो हमारी भी जिम्मेदारी है, अल्फाज बदल सकते हैं
लेकिन कंसेप्ट वही बनाना है जो किताब में है। ये ना अल्फाज बदले तो कंसेप्ट भी बदल जाए। हम कहें प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेज, इट्स क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीजेज, और फिर आगे कहें सर लफज ही फर्क थे ना, वही कंसेप्ट भी दूसरा कंसेप्ट भी और कोई और कंसेप्ट है, ये थोड़ी है। तो हमने अल्फाज आप अपने कॉन्फिडेंटली यूज करें अपने, लेकिन कंसेप्ट अपना आपने चेंज नहीं करना। यहां तक बात समझ आ गई? चलिए अब चलते हैं हम इस चैप्टर के। अब देखें कंसेप्ट ले लिए, पास पेपर के क्वेश्चन भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहे ना भाई। हर कंसेप्ट के बाद पास पेपर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, एंड पे दोबारा से प्रैक्टिस कराने की जरूरत तो नहीं है ना, वो तो साथ साथ हर कंसेप्ट के साथ किए हैं। लेकिन एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाने की जरूरत है, वो हमने साथ साथ नहीं किए। क्या इकोनॉमिक्स के पेपर में एमसीक्यूज आते हैं? बिल्कुल। कितने मार्क्स के आते हैं? 15 मार्क्स के, 15 मार्क्स के। हमने इसमें से कम 12 नंबर लेने हैं और ज्यादा से ज्यादा 13 नंबर लेने हैं। 15 नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। जो चीज पॉसिबल नहीं अभी बता रहा हूं। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते, एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है ना, चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है, वो तो कोई कर ही नहीं। वो तो आपको ना, जो सीए का एग्जाम होता है ना, मैं आपको बताऊं, ये टेस्ट ऑफ नर्व्स भी होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बड़ी बड़ी प्रेशर्स में काम करना होता है। तो आई कैप आपको पेपर में जानबूझ के शॉक लगाता है, झटके देता है, एकदम से ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो अजीबोगरीब सा लगता है, हाथ पैर फूल जाते हैं। वहां पे आप अगर अपने हाथ पैर संभाल के बैठे रहे, आप निकल जाते हैं, पास हो जाते हैं। लेकिन अगर परेशान हो जाए तो फिर इसका मतलब है उस एक क्वेश्चन की वजह से बाकी क्वेश्चन भी इफेक्ट होते हैं। इसीलिए आपको पहले से तैयार करना जरूरी होता है कि भाई एमसीक्यूज में 2 एमसीक्यूज ऐसे कंफर्म है जो आपसे नहीं होने, यही में माइंड बना के जाएं, उधर जाके आपको झटका ना लगे, ठीक है। और बाकी 12 से 13 आप आसानी के साथ कर सकते हैं अगर आपने सिलेक्टिव स्टडीज नहीं की हुई, सिलेक्टिव स्टडीज नहीं की हुई तो। अच्छा अब आपको एक बात बताता हूं, इकोनॉमिक्स के पेपर में एमसीक्यूज आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अच्छा एमसीक्यूज आएंगे तो 15 नंबर के 15 एमसीक्यूज, हर एक का 1 नंबर। स्टूडेंट कहने लगा सर आज पेपर में अजीबो गरीब वाकया हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा सर पेपर मिला है इकोनॉमिक्स का, उसमें एमसीक्यूज थे। मैंने कहा वो तो मैंने पहले भी बताया था। कहता सर उसमें मैंने एमसीक्यूज को सॉल्व किया, फिर मैं एंड तक इंतजार करता रहा। क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यूज को सॉल्व किया, एंड तक इंतजार करता रहा, टाइम खत्म हो गया, स्टूडेंट घरों को चले गए, उसने मेरे से क्वेश्चन पेपर नहीं लिया जिसमें मैंने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट किया था। मैंने कहा शाबाश है, सच्चा वाकया। मैंने कहा शाबाश है। और मैं कहा भाई तुम्हें किसने बताया था कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही अटेम्प्ट करना है, वो तो लहदा आंसर शीट पे करते हैं। वो कहता सर ये तो मुझे पता ही नहीं, लगता है जिस दिन आपने बताया था उस दिन मैं छुट्टी पे था। शाबाश, हाँ छुट्टी कर ली, एक छुट्टी, लेकिन देखे कितने 15 नंबर गए। और बस स्टूडेंट कहते हैं एक ही तो छुट्टी है, क्या फर्क पड़ता है, और इकोनॉमिक्स इजी सा सब्जेक्ट है, असल मुश्किल तो काउंटिंग है। तो जाके पास पेपर का रिजल्ट देखे, काउंटिंग का कितने % आता है और इकोनॉमिक्स का कितने % आता है, ठीक है। तो ध्यान में रखे, बाज़ औक़ात एक लेक्चर में कही गई बातें ऐसी काम की होती हैं कि पेपर की परफॉर्मेंस पूरी आपकी इफेक्ट करते हैं उसको। तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा? छोटी ने अच्छी बात है, ये सीख ली। एमसीक्यूज के वाले से क्या सीखा? भाई एमसीक्यूज हमने क्वेश्चन पेपर पे नहीं करने, वो आंसर शीट पे करने हैं। अगली बात सुने, आंसर शीट पे जब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट 2 है, उसमें पूरा क्वेश्चन दिया, नीचे 4 ऑप्शंस हैं A B C D, ठीक है। क्वेश्चन बनता कैसे है देखिए, ये आएगा क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का पेपर आएगा, ऊपर लिखा होगा पार्ट ए माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला, इधर कहेगा क्वेश्चन नंबर 1, ये चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है चलाई जाओ। ये इधर क्वेश्चन 2 है, पार्ट ए है, पार्ट बी है, चलाई जाओ, कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन 3 4, इधर क्वेश्चन 5 आ जाएगा। एमसीक्यूज इधर लिखा होगा कि एमसीक्यूज अटेम्प्ट कीजिए, हर एक एमसीक्यू का 1 नंबर है। हमने कहा ये तो हमें पहले ही पता था। आगे अब यहां पे देखें क्या होगा, 1 ये एमसीक्यू होगा, इसके आगे उसने ऑप्शंस दिए होंगे, ए ये कहानी, बी ये कहानी, सी ये कहानी, डी ये कहानी। इसके बाद आगे फिर 2 होगा और इसी तरह स्टेटमेंट दे के नीचे ऑप्शन देगा।
पहला लेसन ये, आपने इसे क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक नहीं मारना है, आंसर शीट पे लिखना है। दूसरा, आंसर शीट पे मैं कैसे इसको प्रेजेंट करूं, ये मेरा सफ़ा है, इस सफ़े के ऊपर तो वो कुछ इंफॉर्मेशन, वो खाली जगह छोड़नी होती है। यहां पे मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये एक मैंने, वैसे मैं ब्लू से करना चाह रहा हूं लेकिन नहीं कर रहा, पता क्यों नहीं कर रहा, पेपर ब्लैक से करना होता है, ठीक है। तो जो चीज नहीं सीखनी होती ना वो आप बड़ी जल्दी सीख लेते हैं, इसीलिए मैं ब्लैक ही यूज कर रहा हूं मजबूरन। तो ये मैंने बनाया 2 कॉलम, इधर मैं लिखूंगा MCQ नंबर, इधर लिखूंगा करेक्ट ऑप्शन। बताइए क्या मैंने क्वेश्चन, ये इस आंसर स्क्रिप्ट पे पूरे का पूरा क्वेश्चन छापना है? नहीं भाई, इधर मैंने लिखा MCQ नंबर 1, करेक्ट ऑप्शन क्या है, C। इधर मैंने सिर्फ C लिखना है। C के आगे पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है भाई? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत, 1% का फर्क नहीं पड़ेगा। ICAP का सोल्यूशन देखे, कभी वो कर देता है C के आगे स्टेटमेंट लिख देता है, कभी वो सिर्फ CBD लिखता है, वो उसकी मर्जी है, क्योंकि उसने तो कॉपी पेस्ट करना है, उसके पास खुला टाइम है। हमारे पास खुला टाइम थोड़ी है। एग्जामिनर कहता है पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ C लिख दो, पता है मैं C के आगे क्या लिखा हुआ है, नहीं वो जो भी आगे लिखा हुआ है वो कहता है सिर्फ ऑप्शन लिखो C, इसमें क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हो। सेकंड लिखो करेक्ट ऑप्शन क्या है, D फॉर एग्जाम्पल। थर्ड लिखो A। अब आगे सुने, थर्ड लिखा A, थोड़ी देर बाद आगे क्वेश्चन किया, बाद में मेरे ज़हन में इधर तो D था, इधर तो D था, तो मैंने इसे यूं किया, बाज़ औक़ात CD बन रहा होता है, C है, इसको D करना है, D हो गया। देखिए एक बार, नहीं मैं ये कह रहा हूं ये काम नहीं करना, ये देखे गलती हर इंसान से होती है, ठीक है, गलती हर इंसान से होती है, हमसे भी पेपर में गलती होती, लेकिन गलती को ठीक करने का एक प्रोफेशनल तरीका होता है। मुझे बड़ी उलझन होती है जब अकाउंटिंग में भी वो स्टूडेंट, वो 325 है, इसको अगर गलत हो जाए फॉर एग्जाम्पल इसको 8 ऐसे कर रहे होते हैं। देखिए प्रोफेशनल तरीका क्या, वो कहता है क्या टेंशन ले रहे हैं आप, ये 325 है, 325 है, 385 करना है, इसको यूं करें, ये लो। वो कहता है एग्जामिनर को तो पता तो उस सूरत में भी चल रहा है जब अपनी रॉकेट साइंस लगा रहे हैं आप कि आपसे गलती हो जाएगी, उसको पता नहीं चल रहा, वो दुनिया में नहीं रहता, उसे नहीं पता कि राइटिंग का फर्क कैसे आता है, सब पता है। ये प्रोफेशनल तरीका। तो अगर कभी गलती हो जाए परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे गलती हो गई कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी कर दो, डी कर दो, कोई इशू नहीं है जी, नहीं कोई नंबर नहीं कटेंगे, कोई नंबर नहीं कटेंगे, यहाँ पे ओवर राइटिंग का कोई नंबर नहीं है, करेक्ट ऑप्शन लिखनी है, खत्म कहानी, ठीक है। ओवर राइटिंग के नंबर तब कटते हैं जब आपका क्वेश्चन पेपर ऐसा होता है आपने उसी के ऊपर सॉल्व करना होता है। ये जो NTS के टेस्ट वगैरह होते हैं इनमें वो कहते हैं कि जी आपने करेक्ट, उसके गिर वो स्याही भरनी होती है उसके अंदर, और वो कहते हैं एक ऑप्शन ही करे, 2 करेंगे तो गलत हो जाएगी, ठीक है, हाँ बिल्कुल बबल फिल करना है, वहां पे आप ओवर राइटिंग वगैरह करें वो गलत होता है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, करें आप। हाँ ये ना कर दें कि ये 4 है D और इसके बाद A भी लिख दें, हाँ, और फिर कहें सर ने कहा था थोड़ा सा ज्यादा लिख दे तो कोई बात नहीं, अच्छा होता है, बेहतर होता है। भाई वो उसूल हर जगह पे नहीं चलता, यहाँ पे थोड़ी जी, ये भाई थत्थे हैं, क्या उसको खुद पूछने देना भाई मेरे चले पूछ लें क्या पूछना है मेरे, अच्छा सर अच्छा नहीं पता क्या पूछे मेरे भाई, भाई कह रहे हैं बड़ी एबीसी छोटी एबीसी, सुन लें मेरे भाई इधर कौन सी लिखी हुई है, छोटी एबीसी तो इधर भी छोटी एबीसी लिख देना,
ABC आती है? 20 तक सुनाओ। छोटी ABC। चले आगे चलते हैं। चले अच्छा अब सुने, MCQs की तरफ आ रहे थे, MCQs की तरफ आ रहे थे। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन तो यह है कि अभी हमारे पास तकरीबन 8 मिनट हैं, तो हम इन MCQs जो चैप्टर 2 के MCQs हैं इनको क्लास में अटेम्प्ट कर लें। दूसरी, मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं, अगर आप वादा करें कि घर जाके इन MCQs को पढ़ेंगे तो मैं आपको जल्दी छुट्टी देने को तैयार। लेकिन सुन लें, ऑफर एक्सेप्ट हो गई, चले बा ठीक है। अच्छा लेकिन सुन ले, करना क्या है? तो MCQs हैं किधर भला? हाँ ये तो बताने दीजिए। हाँ ये पेज 206, पेज 206। देखिए चैप्टर 2 के करने हैं, चैप्टर 1 के ना कर लाइएगा। चैप्टर 1 अभी हमने पेंडिंग पे किया हुआ है, वो बहुत ही बोर चैप्टर है। किसी को इकोनॉमिक्स करवानी हो ना तो उसे इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 से शुरू करवा दो और भाग जाएगा वो। तो हमने इसे चैप्टर 1 को अभी पेंडिंग में रखा हुआ है, पढ़ना है हमने, लेकिन जब कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, बहाने से दरमियान में कहीं एक आधा कंसेप्ट डिस्कस करते रहेंगे। जैसे हमने एक कंसेप्ट डिस्कस कर भी लिया है चैप्टर 1 का, आपको पता है, फ्री मार्केट और रेगुलेटेड मार्केट। फ्री मार्केट कौन सी होती है? जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। रेगुलेटेड मार्केट कौन सी होती है? गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। ठीक। अच्छा अब देखें, ये है कितने क्वेश्चन है? 58। आपने इसको अलहदा से एक सफ़े के ऊपर लिख के लाइए इसी तरह, ताकि मुझे पता चले कि आप एग्जाम में भी इसी तरह अटेम्प्ट करेंगे। इसी के ऊपर सर्कल या टिक ना करके लाइएगा, अलहदा सफ़े के ऊपर ले आएंगे। पक्की बात है, घर जाके पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, फिर आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे ख़त्म करते हैं।